गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल में पर डे एक एक चैप्टर करके हम लोग पूरे भारत के भूगोल को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज इसमें बारी है भारत की सामान्य जानकारी एवं विस्तार के बारे में। इन सभी को हम लोग मैप के तहत देखते चलेंगे और अच्छे से विस्तार से समझते चलेंगे। आगे आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, एक ही वीडियो देखने के बाद आप लोग को पूरा कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति, यानी भारत कहाँ स्थित है ग्लोब में। तो ये जो आपके ग्लोब है, इस ग्लोब में अगर देखा जाए भारत कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ पे ये भारत है। अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो ऊपर की तरफ होते हैं नॉर्थ, और इधर ईस्ट, और यहाँ पे साउथ, और इधर वेस्ट। तो इसकी स्थिति देखा जाए तो भारत यहाँ पे है। तो ये भारत की स्थिति नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ये आप देख लिए होंगे। अब इसके हम लोग विस्तार को अच्छे से कवर करते चलेंगे। कैसे? मैप पे। तो यहाँ पे विस्तार में अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना जरूरी है अक्षांश रेखा और यहाँ पे देशांतर रेखा। तो आइए अब उसको हम लोग समझते हैं ग्लोब पे। तो ये जो ग्लोब आपके दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या कौन अक्षांश है और कौन देशांतर है। तो यहाँ पे अगर देशांतर रेखा को हम लोग देखें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, इनको जितने भी रेखाएं यहाँ पे मिला रही है, ये सारी सभी रेखाएं क्या है, वो है देशांतर रेखाएं। और इसके अक्षांश रेखाएं की बात करें तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे ये ग्लोब में भूमध्य रेखा है और इसके समानांतर ये जितने भी रेखाएं हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। इन सभी को एक खास नाम दिया जाएगा है और इस नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी को हम लोग अच्छे से कवर करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, और ये 33.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखाएं होती है उसको कर्क रेखा बोला जाता है, और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है उसको आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। वैसे ही अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा, जबकि 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्लोब है, यहाँ पे भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो ये भारत की स्थिति यहाँ पे है। इसके विस्तार को हम लोग देखेंगे। तो इसको विस्तार करने के लिए आपको यहाँ पे एक ग्राफ पे अगर सीधे उतार दिया जाए अगर इसको माप के लिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे ये भारत था, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखाएँ थी, और ये 23.5 डिग्री भारत से गुजरती है बीचों बीच ये कर्क रेखा। तो यहाँ पे इसको माप के लिए ऐसे मापा जाता है। दक्षिणी ध्रुव के यहाँ से जो पोल है ये आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री, ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखाएं हैं। तो यहाँ से भारत की माप के लिए यहाँ पे अनेक से अक्षांश रेखाएं गुजरता है। तो यहाँ पे ऐसे गुजरता है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से मापा जाता है, जो आप लोग पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से। और ये से मापते मापते यहाँ पे ये देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट आता है। तो उन सभी को ऐसे ही हम लोग कवर कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ से अगर ऐसे मापा जाए देशांतर रेखाएं, तो ऐसे भी देशांतर मापा जाता है। तो देशांतर भी मापा जाता है। उन सभी को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पे अगर भारत की एक मैप बना लिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम देशांतरीय विस्तार पहले देखें तो देशांतरीय विस्तार आपको कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है। और ये जो देशांतर रेखा है ऐसे गुजरती है भारत की, ऐसे इस सभी देशांतर रेखाएं इसे ही गुजरती है। तो इसका यहाँ पे अगर यहाँ से अगर मापा जाए तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, और इधर भी 0 डिग्री अगर देशांतर रेखा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 कर ऐसे मापा जाता है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ आता है। और जो भारत के अंतिम छोर अरुणाचल प्रदेश में जो आता है वो 97 डिग्री 25 मिनट आता है। इसी को देशांतरीय विस्तार बोला जाता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर में है। क्योंकि यहाँ पे अगर माप देखा जाए तो ये आपके भारत ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इधर ये पश्चिम पड़ता है और ये भारत पूर्व में पड़ता है। तो ये पूर्वी देशांतर मापा जाता है। जबकि इसकी अक्षांशीय विस्तार को हम लोग अगर देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये भूमध्य जो रेखाएं थी इनके ऊपर अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती है भारत से। और ये यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पे मुख्य भूमि अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे जो ये द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप का, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, ये सबसे भारत के दक्षिण में है। तो यहाँ पे पड़ता है
इंदिरा पॉइंट और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इसका पुराना नाम हुआ करता था पिग्मिलियन पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ये भी एग्जाम में आ सकता है तो इसका दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है, जबकि यहाँ पे जो आता है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको बोला जाता है मुख्य भूमि। यहाँ जो ये कन्याकुमारी है और ये केप कोमोरिन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोग समझ ले होंगे। तो जबकि मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, और इसको अगर दक्षिणतम बिंदु से पूछे यानी भारत के सबसे दक्षिण बिंदु कौन है, तो वो कौन है, इंदिरा पॉइंट है जी, 6 डिग्री 45 सेकेंड यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ये हम लोग अगर इसको मापा जाए तो ये जो आपका यहाँ से मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से ये अनेक सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही थी, और ये जम्मू कश्मीर में आते आते यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है, जो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है, और इसको बुलाता है इंदिरा कॉल। तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में गुजरता है। जबकि यहाँ पे अगर देशांतरी में देखें तो ये यहाँ पे जो गुजरात में है गुजरता है, ये 68 डिग्री 7 मिनट। ये गुजरात के किस स्थान पर गुजरता है, तो ये गौरमाता स्थान, इसको सरकरी भी बोला जाता है। तो यहाँ ये भी याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में आता है। और इसका देशांतरी जो विस्तार था यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथी नाम के स्थान से ये गुजरता है। ये आप याद रख सकते हैं। और इसके अगर यहाँ पे बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट, ये मुख्य भूमि रहता है कन्याकुमारी से, जबकि 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो 6 डिग्री 45 मिनट है और ये भूमध्य रेखा है, इसकी जो दूरी यहाँ से जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये भूमध्य रेखा और दक्षिणतम बिंदु से के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 876 किलोमीटर आती है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग विस्तार समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो भारत की दूरी है उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आपको ग्लोब में ये जो अक्षांश रेखाएं गुजर रही है और ये देशांतर रेखाएं जितने भी, उन सभी के बीच की दूरी मालूम होना चाहिए। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो वो होती है 111 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, तो इन सभी के जो बीच की दूरी है वो सभी 111 किलोमीटर है सभी जगह। क्योंकि ये बीचों बीच ग्लोब होता है, गोला होता है, तो गुजरता है, तो ये कहीं भी नहीं मिलता है, इसकी दूरी समान होती है। तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जबकि अगर बात की जाए इनके देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो आप देशांतर रेखाएं देख रहे हैं, इनके अगर बीच की दूरी की बात की जाए तो इनकी भी दूरी होती है 111 किलोमीटर, लेकिन सभी जगह ये समान नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें, ये अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे सबसे दूरी होता है देशांतर रेखाओं के बीच की, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर अगर बढ़िएगा नीचे की तरफ, या ध्रुव से ये या भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, तो इसकी दूरी यहाँ पे जैसे देखिए, ये दूरी यहाँ पे कितनी कम होती जा रही है। तो ये यहाँ पे दूरी घट रही है, जबकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच अगर दूरी वो हमेशा 111 किलोमीटर सभी जगह होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, परंतु सभी जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, 111 किलोमीटर होता है। अब इनसे हम लोग आप लोग देखिए कैसे दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर ये भारत था, यहाँ पे इसकी दूरी अगर निकाला जाए तो देखिए अक्षांशीय अगर हम विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट था। तो अगर इन दोनों के अगर हम बात घटाए यहाँ पे, ये यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आता था, तो इसको अगर घटाइएगा तो यहाँ पे लगभग आपके 30 डिग्री अक्षांश रेखाएं आएगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरती है। उन सभी के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे अगर अक्षांश रेखाएं 30 लगभग में आती है, अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो 29 डिग्री 2 मिनट आती है। तो 29 डिग्री 2 मिनट क्या है, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये इनके एक बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे 29.2 अगर गुना किया जाए 111 से, तो यही 3214 किलोमीटर आती है, जो भारत के उत्तर से दक्षिण छोर की होती है, ये 3214 किलोमीटर। जबकि इसके आपको एग्जैक्ट अगर 30 रहता तो वो 3330 करते गुना तो आता, लेकिन ये क्या है आपको 30 डिग्री पूरा नहीं है, ये क्या है 29 डिग्री 2 मिनट है, थोड़ा सा कम, यानी 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की। जब से ऐसे ही देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो इसके
एक कहाँ से था 68 डिग्री से 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी यहाँ पे 68 डिग्री और ये 97 डिग्री 25 था। तो इसको भी अगर आप घटाते हैं तो 29 डिग्री 18 मिनट, यानी इसमें भी लगभग 30 देशांतर रेखाएं आती है। तो यहाँ पे अगर बात गुना करें हम लोग 29 डिग्री 8 से 111 से, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा की दूरी क्या होती है, सभी जगह समान नहीं होती है। तो 111 से गुना नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम से गुना कर पड़ता है, और यही गुना करने पे 2933 आता है। कहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत की। तो 2933 किलोमीटर आप लोग समझ गए होंगे, और 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पे इतनी बातें अच्छे से कवर कर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% है ये भारत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, आप याद रखिए इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबकि भारत की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, क्योंकि यानी इससे जो बड़े देश है वो 6 बड़े देश हैं भारत से। तो वो कौन कौन है, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ट्रिक याद रखिएगा, RK क्यूबा। देखिए यहाँ पे ये है RK क्यूबा। तो ये मतलब क्या होता है, RK क्यूबा, R से याद रखिएगा रूस, K से कनाडा, C से चीन, U से USA और B से ब्राज़ील, और यहाँ पे A से ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद 7वां स्थान आता है भारत का। तो 7 ये आपका भारत है। तो ये आप याद रखिएगा, ये RK क्यूबा ट्रिक, और ये कन्फ्यूजन इससे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो 23.5 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है, वो सबको जानते हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच के सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत पड़ती है, यानी 23.5 डिग्री यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में। तो इसको हम लोग आगे ग्राफ पे देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे सभी बातों को कर्क रेखा और मकर रेखा के। तो यहाँ पे जो आप लोग ग्लोब देखिए, और यहाँ पे भारत जो यहाँ पे स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य जो होता है वो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री साउथ में जो मकर रेखा है, इनके बीच जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है। यानी इन सभी के बीच में एक ना एक दिन, आपको साल में एक दिन यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी ही पड़ती है, इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें जो मकर रेखा के नीचे, और ये आपको, और यहाँ पे जो ये कर्क रेखा के जो पड़ते हैं, यहाँ की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए इधर आपके ठंडा क्षेत्र पाया जाता है। जैसे यहाँ पे सीधा रेखा पड़ती है, जैसे भारत में, ये देखिए भारत है यहाँ पे, भारत की जो यहाँ पे कर्क रेखा के नीचे यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है साउथ में, और ऊपर की बात की जम्मू कश्मीर की तरफ तो ठंडी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। जबकि यहाँ पे साउथ में क्या बात की जाए तो ये लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है आपको केरल में, यानी साउथ में जैसे राज्य है केरल, तमिलनाडु में, इन सभी जगह। तो यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 21 जून को अगर बात की जाए तो 21 जून के दिन क्या होता है, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अगर आपको यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे भूमध्य रेखा पे कब पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर 2 दिन पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं, और इसी दिन क्या होता है, इसी की वजह से यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन बराबर होते हैं, और यहाँ पे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यहाँ पे अगर बात की जाए सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, जैसे जैसे इधर तिरछी पड़ती है वो ठंडा पड़ती है। तो इसको क्षेत्र को यहाँ पे उष्ण होता है गर्मी, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। और यहाँ पे
बात की जाए शीतोष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पे शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण यानी गर्मी भी और ठंडा भी रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण बोला जाता है। जबकि शीत कटिबंध में केवल ठंड, यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र होता है। ये आपके याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साउथ में शीतोष्ण है, यहाँ पे भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध है, और यहाँ पे नहीं पड़ती है। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव की तरफ यहाँ पे केवल बर्फ है, तो ये शीत कटिबंध कहलाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब इनसे कुछ लोग जैसे यहाँ पे कुछ बिंदु को जान लेते हैं। जैसे 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रातें होती है। 21 जून को जब गर्मी पड़ती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबवत पड़ती है 21 जून को उत्तरी ध्रुव में। तो ये अगर 22 दिसंबर को क्या हुआ है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। तो इस जो घटना जो होती है, ये घटना कहलाती है दक्षिणी अयनांत। और 21 जून को जो सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत आपके उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोला जाता है उत्तरी अयनांत। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और घटना होती है, कहलाती है उपसौर एवं अपसर। ये क्या होती है, उपसौर एवं अपसौर। तो यहाँ पे उपसौर और क्या कहलाती है, उपसौर अगर बात की जाए तो पृथ्वी से सूर्य की निकटतम जो दूरी होती है वो कहलाती है उपसौर। यहाँ पे अगर पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके जो निकटतम जब दूरी रहती है, सबसे निकटतम, वो कहलाती है उपसौर। और इसके जो अगर अपसौर की बात की जाए तो ये पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम जो दूरी होती है उसको कहा जाता है अप। तो इसको ही पूछता है, तो इसके लिए जब डेट ही पूछता है, उपसौर किस दिन होता है और अपसौर किस दिन होता है। तो यहाँ पे 3 जनवरी को बात की तो उपसौर होता है, जबकि 4 जुलाई को अपसौर होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रख सकिए, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। 3 जन पास आई और 4 जूली चली गई। जैसे 3 जन यानी 3 आदमी है और 4 जूली यानी लड़की का नाम है, तो समझ लीजिए कि 4 लड़की एक जगह बैठी थी। जब 3 जन यानी 3 आदमी आए तो ये उठकर चली गई। तो बस याद हो जाएगा 3 जन यानी 3 जन पास, 3 इसे याद रखिएगा। 3 जनवरी, 3 जन यानी 3 जनवरी, पास में क्या होता है, नज़दीक, यानी सूर्य की किरणें सूर्य और पृथ्वी की सबसे नज़दीक की दूरी, यानी पास हो जब, तो वो नज़दीक दूरी 3 जन पास। और 4 जूली, यहाँ से 4 जूली चली गई, तो यहाँ पे 4 से याद रखिएगा 4, और जूली से जुलाई, और चली गई तो दूरी बढ़ गई, तो यहाँ पे सबसे दूर हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, 3 जन पास आई, 4 जूली चली गई। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें अगर इसमें बात की जाए तो भारत के तटीय सीमा की बात की जाए तो 7516 किलोमीटर टोटल है। जबकि कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15106 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों की संख्या अगर बात की जाए तो कुल पड़ोसी देशों की संख्या भारत में 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय आपके आते हैं। वो कौन आते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर भारत में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, तो वो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा, इन सभी को हम लोग ट्रिक से देखेंगे, भारत के किस राज्यों से गुजरता है उन सभी को। मानक समय रेखा की बात की जाए तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे लंबी सीमा अगर बात की जाए भारत की, तो वहाँ पे बांग्लादेश की सीमा है भारत के साथ, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ केवल गुजरती है, एक राज्य के साथ। सबसे अगर लंबी तटीय रेखा की बात की जाए तो वो गुजरात की पड़ती है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश की। तो उन सभी को हम लोग आगे देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखाएं है उसको कर्क रेखा बोला जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे ये जो आपकी रेखा जा रही है ये आपके कर्क रेखा है, और यहाँ से भारत के 8 राज्य यानी गुजरात, अब फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आपके आते हैं त्रिपुरा और ये मिजोरम, यानी भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपके एक फेमस जो ट्रिक है वो लगभग सभी को याद रहता है। इस ट्रिक के तहत आप लोग ये आप याद रखने से कन्फ्यूजन नहीं रहता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं छांटने के लिए। तो याद रखिएगा, मित्र पर गमछा, झार, और यहाँ पे 8 जो राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, ये सभी आपको याद हो जाएगा। जैसे मी से हम लोग मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, प से और र से राजस्थान, फिर गमछा में अगर देखा जाए तो ग से आपके गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, फिर झ से बाद में है जो ये झ से झारखंड। तो मित्र पर गमछा, झार, ये आप याद रख सकते हैं।
अगर इसमें क्वेश्चन अगर और डीप में आ सकता है तो उन सभी को भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम में आया था, जैसे पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया था कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन है। तो कर्क रेखा सबसे जो अधिक लंबाई वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे सबसे जो मध्य प्रदेश है ये बीचों बीच जा रहा है, तो ये सबसे दूरी अगर कर्क रेखा के पूछ ले सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य तो वो मध्य प्रदेश है। जबकि सर्वाधिक अगर न्यूनतम लंबाई वाला अगर पूछ ले तो वो यानी कर्क रेखा सबसे न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का थोड़ा सा ये जो हिस्सा है वो केवल पड़ता है कर्क रेखा पे। तो न्यूनतम जो लंबाई है वो राजस्थान की है, जबकि सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश की है। किसकी? आपके कर्क रेखा की। यहाँ पे और पूछा जाता है एग्जाम में, कर्क रेखा पर स्थित राज्य की जो राजधानी है वो सबसे दूर किसकी है, तो वो जो दूर राजधानी है वो राजस्थान का ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये राजस्थान है, जबकि राजधानी इसके इस साइड में पड़ता है जयपुर। तो ये सबसे दूरस्थ राजधानी भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप पूछ ले कर्क रेखा पर स्थित राज्य की निकटतम राजधानी कौन है, तो वो है रांची। क्योंकि यहाँ पे जो आप झारखंड देख रहे हैं, झारखंड के जस्ट आपके यहीं पे बगल में ही है रांची। तो सबसे नज़दीक में राजधानी झारखंड है कि रांची है, जबकि जयपुर राजस्थान के सबसे दूर में है। तो ये आपके अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ से ये आप इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं। आगे हम चलेंगे मानक समय रेखा के बीच में। तो मानक समय रेखा क्या है उसको भी देख लेते हैं। जो भारत की जो मानक समय रेखा क्या है, 42.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ऐसे भारत की जो हम लोग देख रहे थे देशांतर गुजर रहा था भारत से, और यहाँ पे 68 डिग्री से गुजर रहा था 97-25 तक। तो यहाँ पे आपको आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यही जो देशांतर रेखाएं है इसी को बोला जाता है मानक समय रेखा। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा और ये आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसको ट्रिक क्या है, इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रखिएगा छौवा याद रखिएगा। और ये भारत के सभी जितने भी मानक समय रेखा गुजरते हैं 5 राज्य है, इन सभी आप लोग याद कर सकते हैं। और ये एक क्रम में, जैसे देखिए यहाँ पे गुजर रहा है मानक समय रेखा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, फिर आपके यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, और यहाँ पे फिर कौन लग रहा है, ये लग रहा है छत्तीसगढ़, और इसके बाद आपका लग रहा है यहाँ पे उड़ीसा, और इसके बाद जो आंध्र प्रदेश है। तो छौवा आप याद रखिएगा। छौवा अगर याद रख सकते हैं तो आपको क्रम में याद रहेगा और कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। जैसे उ से आप लोग याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश, म से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उस से उड़ीसा, और आज से आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद अगर इसमें हम बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो रेखा है वो जो लंदन से के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा अगर पूछे तो वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयागराज में है, जो मिर्ज़ापुर, वो नैनी से गुजरता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम पूछा जा चुका है। भारत का मानक जो समय रेखा है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में आकर मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ में मिलती है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका मानक समय रेखा है और ये कर्क रेखा है, दोनों आकर ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आकर मिलता है। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और आपके कर्क रेखा दोनों ही आकर मिलते हैं। आपको वीडियो ये जो समाप्त होता है भारत का सामान्य परिचय और विस्तार से, और आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा इस वीडियो में वो होगा भारत के पड़ोसी देश, और इसमें जो इसकी सीमा है उन सभी को हम लोग आगे देखेंगे। तो आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका जो PDF आपको स्टूडेंट जलखाना जाके सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।